हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल लीगलाइजेशन सर में। जैसे कि हम सीपीसी के एमसीक्यू डिस्कस कर रहे थे, उसमें आज हमारे पार्ट 3 रहेगा, जो आपको किसी भी लीगल एग्जाम जैसे लॉ का एग्जाम होता है, एपीओ, एडीपीओ, सिविल जज, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उसमें आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं सीपीसी के एमसीक्यूज पार्ट 3। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिक्री के निष्पादन में डिक्री के निष्पादन में अक्षम न्यायालय होता है, यानी कि कौन सा ऐसा न्यायालय है जो डिक्री का निष्पादन करने में सक्षम नहीं है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। यदि चारों ऑप्शंस में जो भी सही लगता है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं किसी भी क्वेश्चन के। तो इसमें देखते हैं, डिक्री पारित करने वाला न्यायालय, निष्पादित करने वाला न्यायालय यानी कि डिक्री को निष्पादित करने वाला न्यायालय, तीसरा है जिलाधीश का न्यायालय, और फोर्थ पॉइंट है उपयुक्त दोनों। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? जिलाधीश का न्यायालय, यानी कि जिलाधीश का न्यायालय डिक्री का निष्पादन करने में अक्षम होता है, यानी सक्षम नहीं होता है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक न्यायालय जिसे निष्पादन हेतु डिक्री अंतरित की गई हो, यानी कि एक न्यायालय जिसे डिक्री भेजी गई है निष्पादन के लिए, तो निष्पादन के समय निष्पादन के समय तो क्या कर सकता है? चार ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट है, निष्पादन हेतु डिक्री को किसी अन्य न्यायालय को नहीं भेज सकता, यानी कि जिसको भेजी गई है, अंतरित की गई है, वो किसी अन्य न्यायालय को नहीं भेज सकता। और दूसरा क्या है, डिक्री निर्णित डिक्रीधारी निर्णित ऋणी के विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध डिक्री का निष्पादन नहीं कर सकता। तीसरा पॉइंट है, डिक्री के अंतरित के कहने पर निष्पादन का आदेश नहीं दे सकता है। और फोर्थ पॉइंट है, कुर्की का आदेश नहीं दे सकता है। इन चारों ऑप्शंस में कौन सा सही आंसर होगा? तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा सी नंबर, यानी कि डिक्री के अंतरित के कहने पर निष्पादन का आदेश नहीं दे सकता है। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन है, सिविल प्रक्रिया की धारा 32 के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति जिसे सीपीसी की धारा 30 के अंतर्गत समन जारी किया जा चुका है, यानी कि किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको धारा 30 के अंतर्गत समन जारी किया जा चुका है, उसको हाजिर होने के लिए न्यायालय को विवश करने का अधिकार, यानी कि किस किस तरीके से न्यायालय उसको विवश करता है हाजिर होने के लिए। यहाँ पर चार ऑप्शन देखते हैं। उसकी गिरफ्तारी का वारंट जारी करने का, संपत्ति की कुर्की एवं बिक्री करने का, अधिकतम 5,000 रुपए का जुर्माना लगाने का, ये उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ आपका जो सही आंसर होगा वो है उपरोक्त में से सभी, यानी सभी प्रकार से उसको हाजिर होने के लिए विवश कर सकता है। ये सारे न्यायालय के पास अधिकार हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यायालय किसी भी ऐसे व्यक्ति को हाजिर होने के लिए विवश कर सकता है जिसे सीपीसी की धारा 32 के अंतर्गत समन जारी हुआ हो। इस प्रयोजन से जुर्माना लगा सकता है, जिसकी अधिकतम राशि कितनी होगी। यानी कि ऐसे व्यक्ति को जिसको हाजिर होने के लिए समन जारी कर दिया गया है और धारा 32 के अंतर्गत समन जारी हुआ है, तो इस प्रयोजन से उसको जुर्माना लगाया जा सकता है, यानी कि उस पर जुर्माना कितना लगाया जा सकता है। इसका जो सही आंसर होगा वो है
5,000 रुपये तक, यानी 5,000 रुपये तक जुर्माना लगा सकते हैं उसको हाजिर होने के लिए, विवश करने के लिए। इससे अधिक जुर्माना वह नहीं लगा सकता। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। सिविल प्रक्रिया संहिता में डिक्री के निष्पादन हेतु किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी का प्रावधान है, यानी कि डिक्री के निष्पादन के हेतु किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार करना है तो उससे संबंधित प्रावधान सीपीसी के किस धारा में है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, धारा 56, धारा 55 में, धारा 53 में या धारा 54 में। इन चारों ऑप्शंस में आपका जो सही आंसर होगा वो है बी नंबर, यानी कि सेक्शन 55 में दिया गया है कि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी। उसके बाद देखते हैं डिक्री पारित करने वाले न्यायालय को, यानी कि डिक्री पारित करने वाले न्यायालय को सीपीसी के किस धारा में परिभाषित किया गया है। यहाँ पर देखते हैं सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 में, सेक्शन 38 में, सेक्शन 37 में या फिर सेक्शन 2 सब सेक्शन 5 में। तो यहाँ पर अधिकतर लोगों का आंसर होगा वो है 2 सब सेक्शन 2, क्योंकि वहाँ पर डिक्री की परिभाषा दी गई है। यहाँ पर बोला गया है डिक्री पारित करने वाले न्यायालय की परिभाषा, यानी डिक्री पारित करने वाले न्यायालय को कहाँ परिभाषित किया गया है, सेक्शन 37 में। सेक्शन 37 में परिभाषित किया गया है कि डिक्री पारित करने वाले न्यायालय। उसके बाद देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी डिक्री का निष्पादन कैसे किया जा सकता है, उसी न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसके द्वारा पारित की गई है, या फिर किसी भी न्यायालय द्वारा जिसको निष्पादन हेतु भेजा गया है, यानी कि किसी अन्य न्यायालय को अंतरित किया गया है उसके द्वारा निष्पादन किया जा सकता है, या उपयुक्त दोनों कथन सत्य हैं या फिर दोनों कथन असत्य है। यहाँ पर जो आपका जो सही आंसर होगा वो है उपयुक्त दोनों कथन सत्य है, यानी कि न्यायालय द्वारा उसी न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसके द्वारा पारित की गई है, या फिर उस न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसको निष्पादन हेतु भेजा गया है, यानी अंतरित किया गया है। यहाँ पर ए बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्नमालाओं पर आपत्ति, यानी प्रश्नों पर आपत्ति केवल तभी की जा सकती है जब वे मामले में सुसंगत नहीं है, निंदात्मक है, सद्भावपूर्वक नहीं है, या सभी। तो यहाँ पर क्या हो सकता है इसका आंसर, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो है डी, यानी कि सभी पर प्रश्नमालाओं पर आपत्ति की जा सकती है। उसके बाद देखते हैं एक डिक्री हो सकती है। 9th क्वेश्चन, एक डिक्री कैसे प्रारंभिक हो सकती है, अंतिम हो सकती है, पहले प्रारंभिक फिर अंतिम, या फिर प्रारंभिक अंतिम कोई भी हो सकती है। तो यहाँ पर डिक्री कैसी होती है, प्रारंभिक भी होती है और अंतिम डिक्री भी होती है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो है डी, यानी कि प्रारंभिक व अंतिम किसी भी प्रकार की डिक्री हो सकती है। आगे देखते हैं। पूर्व न्याय का सिद्धांत लागू होता है, यानी कि पूर्व न्याय का सिद्धांत किस पर लागू होता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर ऑप्शंस देखते हैं, केवल वाद पर, केवल निष्पादन की कार्रवाइयों पर, केवल आर्बिट्रेशन की कार्रवाइयों पर, या फिर वाद एवं निष्पादन कार्रवाई दोनों पर। तो यहाँ पर आपको जो सही आंसर होगा वो है डी नंबर, यानी कि यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही है कि वाद एवं निष्पादन कार्रवाई दोनों पर पूर्व न्याय का सिद्धांत लागू होता है। अभी पूर्व न्याय सीपीसी में कहाँ पर दिया गया है, तो ये आपका दिया गया है सेक्शन 11 में। सेक्शन 11 में पूर्व न्याय
के उपबंध बताए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सिविल प्रकृति का वाद नहीं है, यानी कि इनमें से चारों ऑप्शंस में से कौन सा सिविल नेचर का वाद नहीं है। यहाँ पर देखते हैं चारों ऑप्शंस। सेवा अभिलेख में जन्मतिथि सुधार के लिए वाद, पूजा करने के अधिकार की घोषणा के लिए वाद, या पद से संबद्ध केवल गरिमा बचाने के लिए वाद, या धार्मिक पद के लिए वाद। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा सही ऑप्शन होगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि पद से संबद्ध किसी गरिमा को बचाने के लिए अगर कोई बात दायर किया जाता है तो वहाँ पर यह सिविल नेचर का नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा सिविल प्रकृति का वाद नहीं है। ये उसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन है। पूजा करने के अधिकार से संबंधित वाद, भागीदारी यानी पार्टनरशिप से संबंधित केस हो गया, कॉमन लॉ राइट से संबंधित वाद हो गया, राजनीतिक प्रश्नों से संबंधित वाद हो गया। यहाँ पर कौन सा सिविल नेचर का वाद नहीं है। यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो है राजनीतिक प्रश्नों से संबंधित वाद। अगर आपने मेरा पहले का वीडियो यानी कि सीपीसी के पहले या और दूसरे पार्ट को नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके मेरे उस वीडियोज़ को देख सकते हैं, जो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। आप निम्न में से कौन सा संयोजन सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा सही नहीं है। यहाँ पर देखते हैं। विचाराधीन सेक्शन 10 में, प्राण न्याय का सिद्धांत सेक्शन 15, निर्णय और डिक्री से संबंधित सेक्शन 33, साक्षी को समन 31। यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो है बी, यानी कि प्राण न्याय का सिद्धांत सेक्शन 15 में नहीं बताया गया है। ये गलत आंसर है। उसके बाद देखें, ये विचाराधीन यानी सेक्शन 10 में बताया गया है विचाराधीन। निर्णय और डिक्री से संबंधित प्रावधान कहाँ है, सेक्शन 33। और साक्षी को समन करने से संबंधित प्रावधान ये आपको सीपीसी के सेक्शन 31 में मिल जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। न्यायाधीन विषय यानी कि रेस सब जुडिस शब्दावली से क्या अभिप्राय है, यानी कि रेस सब जुडिस से क्या अभिप्राय है। ये आइए देखते हैं आगे। वाद का रोक दिया जाना, अपील का रोक दिया जाना, आवेदन का रोक दिया जाना, या फिर निष्पादन का रोक दिया जाना। इन चारों ऑप्शंस में कौन सा सही आंसर होगा। तो ये इन चारों ऑप्शंस में सही आंसर होगा ए नंबर, यानी कि ए नंबर आपका सही होगा। वाद का रोक दिया जाना, रेस सब जुडिस का मतलब है वाद का रोक दिया जाना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। धारा 10 व्यवहार प्रक्रिया संहिता संबंधित है, यानी कि सीपीसी की सेक्शन 10 किससे संबंधित है। तो सीपीसी की जो सेक्शन 10 है वह आपका संबंधित है किससे, विचाराधीन मामला से। ये आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था मैंने कि सेक्शन 10 विचाराधीन से संबंधित है। और पूर्व न्याय कहाँ से संबंधित है, सेक्शन 11 से। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्राण न्याय का सिद्धांत निम्न में से किस सूत्र पर आधारित है। प्राण न्याय का सिद्धांत किस सूत्र पर आधारित है।
तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट है क्यू फेसिट पर एलियन फेसिट पर सी। दूसरा ऑप्शन क्या है, एक्स टर्पिकोजा नॉन ओरेटर एक्स सिक्सो। और तीसरा है रिस्पोंडेंट सुपीरियम। और फोर्थ है इंटरेस्ट रिपब्लिका अट सिट फिनिस लिटियम। यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो है फोर्थ पॉइंट, यानी कि इंटरेस्ट रिपब्लिका अट सिट फिनिस लिटियम। प्राण न्याय का सिद्धांत से संबंधित यही है। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा वाद पूर्व न्याय पर आधारित नहीं है। यहाँ पर आपका जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, डचेस ऑफ किंगस्टन का वाद, छज्जूराम बनाम नेकी का वाद, मुन्नी बेबी बनाम त्रिलोकीनाथ का केस, और फोर्थ दिया हुआ है बायरम पेस्टन जी करीवाला बनाम भारत संघ। इन चारों ऑप्शंस में आपका जो सही आंसर होगा वो है छज्जूराम बनाम नेकी। बाकी 3 ऑप्शंस जो दिए गए हैं, डचेस ऑफ किंगस्टन का वाद, मुन्नी बेबी बनाम त्रिलोकीनाथ और बायरम पेस्टन जी करीवाला बनाम भारत संघ यानी यूनियन ऑफ इंडिया, ये सभी बात पूर्व न्याय पर आधारित है, यानी सेक्शन 11 से संबंधित है। और इसका जो गलत आंसर है वो है छज्जूराम बनाम नेकी। यह केस जो है वो पुनर्विलोकन से संबंधित है। पुनर्विलोकन यानी कि रिव्यू से संबंधित है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पूर्व न्याय का सिद्धांत, जो पूर्व न्याय यानी सेक्शन 11 वाला उपबंध जो दिए गए हैं, वो पूर्व न्याय का सिद्धांत कैसा है। अज्ञापक है, निदेशात्मक है, विवेकाधीन है, उपयुक्त में से कोई सी नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा। यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा गया है। इसका जो सही आंसर होगा वो है इसका जो सही आंसर है वो क्या है, अज्ञापक है, यानी कि ए नंबर इसका सही आंसर है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस रिट के मामले में प्राण न्याय का सिद्धांत लागू नहीं होता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार परीक्षा या बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हेविस कॉर्पस। यानी कि जो रिट से संबंधित मामले हैं, प्राण न्याय का सिद्धांत किस रिट पर लागू नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि हेवियस कॉर्पस से संबंधित है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आप मेरे चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको और आपके फ्रेंड्स को सभी को हेल्पफुल रहे एग्जाम पर्पस से। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, डीम्ड डिक्री से अभिप्राय है, यानी कि डीम्ड डिक्री का क्या मतलब होता है। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। न्यायालय का अंतिम निर्णय, न्यायालय का अंतिम आदेश, निर्णय का प्रथम पैराग्राफ या निर्णय का अंतिम पैराग्राफ जब तक डिक्री तैयार ना हो जाए। तो यहाँ आपका सही आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो है न्यायालय का अंतिम आदेश। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू so much for watching this video.